2 सीटें यानी कि बडगाम और नगरोटा 33 उम्मीदवार, 13 आजाद उम्मीदवार और 4 खवातीन इसमें शामिल। साफ तौर पे सियासी तूफान के आने वाले कल की एक झलक है। नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन था। अब 22 अक्टूबर को पर्चों की जांच होनी है। 24 तारीख तक उम्मीदवार मैदान से बाहर हो सकते हैं, यानी कि अपने आप को अपना नाम वापस ले सकते हैं। लेकिन जो असली जंग है वो तो अब शुरू हो रही है। बडगाम में आजाद उम्मीदवारों की बाढ़ है। पूरे 8 उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार हैं। दोनों सीटों पर 2-2 खातून उम्मीदवार भी मैदान में हैं, यानी कि ये चुनाव महज रस्मी नहीं है बल्कि बहुपहलू भी हैं, इमोशनल भी हैं और सियासी तौर पर बेकाबू भी। नगरोटा में बीजेपी ने अपने ही पार्टी के एमपी के भाई को टिकट नहीं दिया और उतार दी दिव्यानी राणा को। नतीजा पार्टी में घमासान, नाराजगी। लेकिन बीजेपी में यह नाराजगी ज्यादा बाहर नहीं आ पाती। इस मौके पर इसी मौके को भुनाने के लिए एनसी ने भी शमीमा बेगम को टिकट दिया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का जादू यहां पे कितना चलेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह भी है कि कहानी सिर्फ नगरोटा की नहीं है, बडगाम की भी है और बडगाम की ही है। इस वक्त आगा बनाम आगा एक जंग चल रही है। एनसी के टिकट पर मैदान में है आगा महमूद, लेकिन उनके ही करीबी और सांसद आगा रुहुल्ला इस पूरी चुनावी मुहिम में खुद को दूर रख चुके हैं। रिश्ते तो बेटे जैसा भी हो सकता है, दोस्त जैसा भी हो सकता है, लेकिन आगा बनाम आगा लोगों के लिए बड़े मुश्किल है। लेकिन डिप्टी सीएम का जो बयान सामने आया है कि मैं आगा रुहुल्ला को नहीं जानता, हालांकि उन्होंने आगा बोला था, लेकिन इशारा आगा रुहुल्ला की तरफ लोगों ने समझा है। बहुत ज्यादा वायरल हो रही है चीजें। एनसी के को इस वोट बैंक में एक दरार डालने की बात भी कही जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात, बडगाम में जैसे पूरा आगा खानदान ही मैदान में है और इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, क्योंकि एनसी, बीजेपी, पीडीपी तीनों आगा खानदान के साथ, तीनों ने उसी घर से उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ऐसे में क्या वाकई ये जंग सियासी दलों के बीच में होगी या एक ही खानदान की अंदरूनी लड़ाई में किसी पार्टी का फायदा और किसी पार्टी का नुकसान? इस बीच में आजाद उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। उन्हें भी देख लेते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना इस किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। किस पार्टी पे भारी पड़ेगा और किस पार्टी के लिए आसान? बडगाम में 20 और नगरोटा में 13 उम्मीदवार, यानी कि कुल 33 उम्मीदवार। बीजेपी के अंदरूनी फूट की भी खबर। आगा परिवार की राजनीति नई समस्याओं को जन्म दे रहा है। ऐसी चीजें गर्दिश कर रही हैं। डिप्टी सीएम का कि मैं आगा को नहीं जानता, बयान ये काफी ज्यादा व्यक्तिगत माना जा रहा है। क्या ये पार्टी के भीतर गहरे और खतरनाक विभाजन को जन्म दे रहे हैं? क्या एनसी में जारी आपसी टकराव और आपसी कलह की वजह बन सकती है और पार्टी कमजोर हो रही है? वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे भुनाकर सत्या हथियाने की कोशिश में लगा है। जब तीनों प्रमुख पार्टियां एनसी, बीजेपी, पीडीपी एक ही खानदान के लोगों को टिकट देती है, तो क्या ये राजनीतिक बदलाव के बजाय दाल में कुछ काला होने के संकेत हैं और अवाम की उम्मीदों को ठेस पहुंचा सकते हैं? इन सब सवालों के सही जवाब, सटीक एक्सप्लेनेशन यही मिलेगा एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन खास तौर पे मैंडेट किसके हिस्से में जाएगा, कौन बनेगा अवाम की पहली पसंद, 11 नवंबर को पता चलेगा। और तब तक हर दिन एक जंग, एक नया मुहाज, एक नया मोड़ सामने आता रहेगा। हम चाहते हैं कि जब तक डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी इस बात की माफ़ी मांगे आगा साहब के सामने, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ऐसा कर लेंगे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जहां भी हम रहते हैं, आगा रुहुल्ला साहब के फॉलोवर्स, उसके मुहिब मोहब्बत करने वाले, हम पुणे से आगे ये जारी रखेंगे तब तक जब तक ये माफ़ी का जल्द अज जल्द इसका ठीक कर लेंगे। इसके साथ साथ सुरेंद्र चौधरी साहब की बात करते हैं। सुरेंद्र चौधरी वो बंदा है जिसने बीजेपी भी देखा है और पीडीपी भी देखा है, एनसी भी देखा है। अब किसकी तैयारी कर रहा है देखने के लिए, उसके मुताबिक वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं है। तो फिलहाल यहां पे कई तरह की सिचुएशन उभर रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर 36,000 वोट मिले थे, करीब 36,010 वोट मिले थे और उसी तरीके से सेकंड नंबर पे पीडीपी रही थी, तो क्या इस मर्तबा इन दोनों आंकड़ों में तब्दीली देखने को मिल सकती है, बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि राजनीतिक तो ऐसे ही भुनाने की कोशिश हो रही है। 1 साल का कार्यकाल और लोगों ने देखा है, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ वो लोगों को बेहतर तरीके से पता है। आगा रुहुल्ला मेहदी का बीच में नाराजगी और अपनी आइडियोलॉजी और उनका यह कहना कि मैं अपनी अंतर आत्मा से समझौता नहीं कर सकता और मैं सिर्फ एक वोटर के तौर पे रहूंगा, अदरवाइज मैं किसी भी सूरत में नजर नहीं आऊंगा। तो पार्टी की कहीं ना कहीं ये कमियां भी रही जो आने वाले दिनों में झलक सकती है। तो ओवरऑल अगर आप बात कीजिएगा तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ड्रॉबैक की सूरत हो सकती है। हालांकि आने वाले टाइम पे हो सकता है इसमें बदलाव हो, लेकिन इतना तो है कि आगा 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 3 एक ही खानदान के और अलग अलग पार्टी से।
यहां भी मसला है। और अगर इन्हीं तीनों मसलों को आप नजर में रखिएगा तो क्या जो दूसरी पार्टी है जेकेपीसी, जेकेएपी और आम आदमी पार्टी, इस तरह की जितनी भी पार्टियां हैं, क्या अवाम इन सब से परेशान होकर के किसी आजाद उम्मीदवार को या किसी छोटी पार्टी को उम्मीदवार को जिता सकती है? वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं समझिए कि बडगाम के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है या सियासत चल रही है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से हमें नजर आती है। बहुत सारी बातें अंदरूनी तौर पे होती हैं, पसे पर्दा होती है, और इसी चीज को समझने के लिए आज हमने अपने खास नुमाइंदे नूरुल अमीन को भी जोड़ा है ताकि ग्राउंड से हमें रियलिटी समझा पाए। हमारे साथ अमित राणा साहब भी हैं, वेलकम सर आपका, और सुहेल काजमी साहब भी हमारे साथ हैं। मैं नूर आपकी तरफ आने की कोशिश करता हूं। आगा बनाम आगा, आगा आगा आगा, तीन बड़ी पार्टियां और तीनों के पास एक ही आगा, लेकिन मतभेद की जो खबरें हैं पसे पर्दा, खास तौर पे पर्दे के पीछे से जो चीजें निकल करके आ रही है वो क्या है? जी आमिर, अगर हम बात करेंगे जो बडगाम मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी है, खास तौर पर हम बात करेंगे आगा फैमिली की, क्योंकि इस वक्त जो चर्चाओं में है, इस वक्त जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए उसकी बैकबोन बनी है बडगाम में, तो वो आगा फैमिली है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, आगा सैयद रूहुल अमीन महदी, और अब मैंडेट मिला आगा सैयद महमूद को, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आगा सैयद मुंतजर महदी, भारतीय जनता पार्टी आगा सैयद मोहसिन। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टीज है इनका आगा फैमिली पर इतना एतबार है, आगा फैमिली से ही इनको अब उम्मीद है कि आगा फैमिली की वजह से हम आगे जा सकते हैं, आगा फैमिली की वजह से ही जो है हम यहाँ पर जीत सकते हैं। और साथ साथ में अगर बात की जाए जो आगा फैमिली है, आगा फैमिली में अभी तक की बात करेंगे, रिकॉर्ड रखा है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो यहाँ पर अनडिफीटेड पार्टी रही है वो आगा सैयद रूहुल अमीन महदी की वजह से रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार जब देखा जाए तो आगा फैमिलीज में जो वोट बैंक है, जो वोट बैंक एक ही कैंडिडेट को जाता है, वो अब डिस्ट्रीब्यूट होता हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगा सैयद महमूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैंडेट पर लड़ रहे हैं, आगा सैयद रूहुल अमीन महदी चुप बैठे हैं, आगा सैयद मुंतजर महदी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, और आगा सैयद मोहसिन बीजेपी के कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक इनका था ये डिस्ट्रीब्यूट होता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो आगा सैयद रूहुल अमीन महदी के फॉलोअर्स है वो चुप बैठे हैं, और कहीं ना कहीं अब जो है आगा सैयद रूहुल अमीन महदी का चुप बैठना जो है यहाँ पर एनसी को बारीक पड़ सकता है। और ओवरऑल कंडीशन अगर हम देखेंगे इस वक्त, तो ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो बडगाम का इस वक्त है पूरा आगा फैमिली पे डिपेंड करता है। हाँ, और लेकिन आगा फैमिली उसके लिए ये जानना भी नूर जरूरी है कि क्या जो सिचुएशन हमने असेंबली इंतखाबात के दौरान फुल फ्लेज देखी थी, क्या वो सिचुएशन इस वक्त भी है? और इस चीज का जवाब जनाब सुहेल काजमी साहब ही दे सकते हैं हमें, क्योंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, और खास तौर पे बडगाम की सियासत को अंदरूनी तौर पे बेहतर तरीके से हमसे समझते हैं। ये चीजें जानना सुहेल काजमी साहब बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या जो पिछले अभी हमने इलेक्शन देखे थे, ये तो बाई इलेक्शन है, इसमें 2 ही सीट है, क्या पिछली मरतबा जो असेंबली के चुनाव हुए थे उस टाइम की सिचुएशन, सिनेरियो, हालात, टॉपिक्स, प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह उस टाइम में और इस टाइम सेम है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बदल गई हैं और उसी के मद्दे मुकाबिल आवाम को उसी हिसाब से वोट भी करना है। देखिए सर, गुड इवनिंग आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट भाई को भी। दूसरा ये है कि इलेक्शंस अगर आप 1 साल बाद करवाते हैं या 5 साल बाद करवाते हैं तो हर उस खित्ते की जहां इलेक्शंस हो रही होती है वहां की फिजा जो है वो बदलती हुई दिखाई देती है, कैंडिडेट्स चेंज होते हुए दिखाई देते हैं, मुद्दे बदलते हुए दिखाई देते हैं, और उस वक्त की जो पॉलिटिकल नरेशन है जो इस वक्त इरप्ट हो रही है बडगाम में, ये पिछले साल नहीं थी। पिछले साल तो पोलराइज था कि भैया बीजेपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, वो उस आधार पे इलेक्शन जम्मू कश्मीर पे हुई। कर्टसी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इसकी शुरुआत की और वो उसका रिजल्ट आपके सामने आया। उमर साहब को ज्यादा सीटें मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू प्रोविंस से 29 सीटें मिली। तो इस वक्त वो माहौल नहीं है, इस वक्त ना वैसी कोई वेव है ना वैसा कोई चलन है। इस वक्त सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, इन कार्ड्स पे इलेक्शंस का बिगुल बजा है, और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जो है वो दंगल देखने को मिल रहा है। सारे कैंडिडेट्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, वो पॉलिटिकल पार्टी जिनका वजूद नहीं है जम्मू कश्मीर में, वो भी बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में हिस्सा ले रही है और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में ले रही है, जो दर्शाता है कि लोग ये जो जज्बात हैं वो इलेक्शंस की तरफ या अपने
कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे लेके जाएं। अब उसमें जो है बड़गाम जो है वो एक सैंडविच बन चुका है बिटवीन फैमिलीज, बिटवीन पार्टीज और बिटवीन सो मेनी थिंग्स, बिटवीन इश्यूज एंड नॉन इश्यूज। इश्यूज भी हैं और नॉन इश्यूज भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर रऊला साहब जो हैं उनका बहुत बड़ा कद है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े इंपॉर्टेंट रुकन रहे हैं। उनके वालिद मोहतरम का बहुत बड़ा रिलीजियस नाम रहा है वहां। दो ही डिडंट फॉट एनी इलेक्शन उनके वालिद मोहतरम, लेकिन उनका रिलीजियस सेंटिमेंट से बहुत इज्जत शिया लोग भी करते थे हजरात, और सुन्नी बिरादरी भी बहुत इज्जत करती थी। और ऐसा नहीं है कि वहाँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी में शिया है। दोनों की लगभग जो जनसंख्या है वो टचिंग है एक दूसरे के साथ। और लेकिन जो यहाँ तक इज्जत का सवाल है, रुतबे का सवाल है, वो इनके वालिद की बहुत बड़ी वहाँ कंट्रीब्यूशन रही है बिटवीन द टू कम्युनिटीज। दो के कश्मीर में शिया सुन्नी बहुत होता था, लेकिन इनके वालिद की वजह से बड़गाम में ऐसी कोई कभी सिचुएशन इरप्ट नहीं हुई, क्योंकि मैं भी उस शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मुझे बहुत बार मौका मिला वहां जाने का। वो सिंबलाइज करता है कि उनका जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, उनकी जो मोहब्बत है फैमिलीज के साथ, उनकी फैमिली के साथ, वो बहुत जबरदस्त है लोगों के साथ। और उसी के वजह से जब वो पहली बार इलेक्शन जीते तो वो सबसे यंगेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए थे और फारूक अब्दुल्ला सरकार में वो 22 साल की उम्र में मिनिस्टर बनाया गया, टेकिंग केयर ऑफ द पॉजिटिव शेड्स ऑफ हिज फैमिली एंड हिज ओन जो पर्सनालिटी। तो ये दर्शाता है कि वो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुन्नी जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी उनसे बहुत प्यार करती है। जो बहुत खूबसूरत सा जो मंजर है, जो खूबसूरत सी तस्वीर है, उनको जिता के जब पार्लियामेंट में भेजा गया उस वक्त देखने को मिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो स्टार कैंपेनर रहे। लेकिन मौजूदा स्थिति में इस वक्त जो है वो सभी दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनका कभी कोई वजूद नहीं होता था वहां, कोई बात करने वाला नहीं, तो उनका भी कैंडिडेट है, वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। आगा महमूद साहब ने तो कह दिया कि रऊला साहब मेरे बेटे की तरह है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे लिए कैंपेनिंग करेंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें जो है, अब तो मैं देख रहा हूँ कुछ और लोग भी वहां इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भी एक कोई मैडम है वो भी लड़ रही। तो ये अच्छी बात है। देखिए, जमहूरियत को मजबूत करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पर्सनालिटी से आपने इलेक्शंस में कूदना बहुत अच्छी बात है। वो यही एक पॉलिटिकल नरेशन है जो कश्मीर में बदली है। लेकिन जीतेगा कौन, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जरूरी सर, मैं यहीं पे आपको रोकूंगा और मैं चाहूंगा अभी कि इस सवाल पे मैं जरूर रहूं आपसे। तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि नूर आपसे एक बहुत ही अहम सवाल करूं, खासतौर पे जो सर ने कहा है अभी। देखिए, आगा मतलब कमांडर, लीडर, आका वगैरह वगैरह, इतना तक तो हमने सुना है। क्या लगता है इस मर्तबा तीनों आगा, तीनों पार्टियों के जो लीडर हैं, कमांडर हैं, इस डूबती नैया जो है इसके खेवनहार हैं, क्या लगता है कि नदी पार या फिर मंजिल तक पहुंचाने में कौन कितना रोल अदा कर पाएंगे? क्योंकि ये भी देखना होगा कि किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, किसकी मान्यता ज्यादा है, और अवाम के दिल में रूहानी जज्बात जो है किस लीडर के लिए कितना ज्यादा है। तो इन तीनों आगा पे क्या रोशनी डाला जा सकता है? जी आमिर, ये दुरुस्त सवाल है, क्योंकि अभी की सिचुएशन की जब हम बात करेंगे, जैसे कि तीनों जो मेंबर्स हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि कौन से मेंबर के पास कितनी फैन फॉलोइंग है। आगा सईद महमूद की अपनी फैन फॉलोइंग है और उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना वोट बैंक है वो यहाँ पर उनको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन साथ ही में अगर देखा जाए, जो आगा सईद मुंतजर महदी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट है, तो उनका भी एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है, क्योंकि रिलीजियस फॉलोअर्स भी उनके बहुत ज्यादा है। उनके वालिद साहब मोहतरम जो है आगा सईद हसन साहब, तो वो अंजुमन शरईशिया के प्रेसिडेंट है, उसकी बदौलत भी जो है उनको बहुत ज्यादा लोग जो है जानते हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में जो आगा सईद मोहसिन साहब है, तो उनको भी जो अपनी फैन फॉलोइंग है वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में वो बीजेपी के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं और बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ता है, तो उनको अपनी फैन फॉलोइंग है, बिजनेसमैन भी है वो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें उनको हेल्प कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आगा सईद रूहुल्लाह महदी है, उनके जो फॉलोअर्स है, तो वो किसको समर्थन करेंगे? क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह महदी ने कहा है कि वो फिलहाल चुप ही बैठेंगे। उन्होंने
बिल्कुल स्टैंड जो है अपना क्लियर रखा है, क्योंकि उनकी वाजिया पॉलिसी है, बेबाक तरीके से वो बोलते हैं, तो उन्होंने उसी अंदाज में जो है तमाम चीजें यहाँ पर बयान कर दी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो किस पार्टी की ओर जाएंगे। क्या वो आगा सईद महमूद को वोट करेंगे, क्या वो आगा सईद मुंतजर महदी को वोट करेंगे, या वो किसी और पार्टी को या और कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो ये देखने वाली बात है। तो उसी चीज से जो आगा सईद गुलाम महदी के फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा क्रिटिक्स का मानना है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है आगे जा सकता है, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। चाहे हम शिया कम्युनिटी की बात करेंगे, सनी कम्युनिटी की बात करेंगे, काफी फैन फॉलोइंग है उनकी। तो फिलहाल तौर पर उन्होंने जो वाजिया बयान किया है कि फिलहाल वो चुप रहेंगे। तो हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसा है जो नूर हम देख पा रहे हैं उस हिसाब से कि अभी तक जनाब सोहेल काज़मी साहब आगा रूहुल्लाह मेहदी को मनाने या फिर किसी भी तरीके से उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ऐसा लग रहा है कि कोशिश नहीं हुई। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि चाहे वो आगा महमूद साहब हों या दूसरे लीडरान हों, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे की तरह, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन फौरन उसका जवाब आता है ट्विटर के थ्रू, यानी कि अंदरूनी तौर पे कोई बात नहीं हुई, समझ में आता है। दूसरी तरफ हमारे डिप्टी सीएम कहते हुए नजर आते हैं कि एक ही आगा है हमारी नजर में, दूसरा कोई नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का एक बच्चे बच्चे का जहन जाएगा आगा रूहुल्लाह मेहदी की तरफ। फिर आप दूसरे दिन कहते हैं नहीं साहब मेरी मुराद वो नहीं था। अरे भाई, आपकी बात पहुंच गई जहां पहुंचनी थी। सख्त रूप में जवाब नहीं आया, लेकिन हाँ इतना जरूर सामने में आया। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि मैं अपने जज्बात से, रूहानी अक़दार से और अपनी सच्चाइयों से, अपनी आइडियोलॉजी से मुंह नहीं फेर सकता, मैं उसी पे कायम रहूंगा। दूसरी चीज यह है कि जो लगातार हमने देखा है इस वक्त, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ वोट डालेंगे, बाकी चीजों में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। शुरू से लेकर के अब तक के जितने बयान हैं अगर उसको सामने में रखते हैं, इवन जो आला क़यादत है उमर अब्दुल्ला साहब या फारूक अब्दुल्ला साहब के भी बयान, डिप्टी सीएम को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दीजिए तो वहां पे लगता है कि कुछ तो है। ठीक है, आपके एमपी हैं, लेकिन एमपी के हद तक आप दिल्ली में रहो, वहां से जो बयानबाजी करना है करो। हमारे नजदीक कोई उस तरह की अहमियत नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो क्या अंदरूनी तौर पे जानबूझ करके नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर इतनी अहमियत नहीं है जितना हम समझ पा रहे हैं? क्या इस पर कोई रोशनी डाली जा सकती है? में दो तीन चीजें हैं सर। पहली बात तो ये देखिए कि सुरेंद्र चौधरी साहब का जो बयान है वो बड़ा पॉलिटिकली इमेच्योर बयान है। मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे कोई दानिश्वर पॉलिटिशियन का बयान है। और दूसरे दिन जिस तरह वो रिफ्यूट कर रहे हैं, वो उससे भी ज्यादा भयानक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि वो अपनी बात को जो आज हर फोन के अंदर, हर मोबाइल, हर न्यूज सोशल मीडिया के अंदर दर्शाई जा रही है, वो सिर्फ अपीज कर रहे थे कल, और आज वो उस अपीजमेंट को के बैक ट्रैक में चले गए। तो मैं समझता हूँ उनकी स्टेटमेंट इतना मैटर नहीं करती है। हाँ, मैटर करता है कि अगर फारूक साहब ने कोई बात की होती, या मैटर करता है उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई बात की होती, तो उन दोनों में से किसी ने कोई बात तो की नहीं है। ना ही उनके स्पोक्स पर्सन जो है, मैं देख रहा था, सुन रहा था कि वो भी कह रहे हैं कि आगा रूहुल्लाह साहब हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पिलर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और वो जरूर कैंपेनिंग करेंगे। मुझे लगता है कोई निटी ग्रिटी आज शाम तक या कल तक उमर साहब या फारूक साहब कुछ ना कुछ करेंगे जिससे कि उनसे बातचीत हो सके। क्योंकि जिन बातों को लेकर रूहुल्लाह साहब एजिटेट कर रहे हैं, वो बातें तकरीबन उमर अब्दुल्ला साहब भी एजिटेट है उन चीजों से। वो भी वो सब बिल लाना चाहते हैं, वो भी बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन एक साल से तो उनको खुद बिजनेस रूल नहीं मिले। एक साल से तो उन्होंने खुद जो 3 फाइलें ऑनरेबल गवर्नर को भेजी हैं वो पास नहीं हुई। तो रूहुल्लाह साहब और लोग कश्मीर के, देखिए कश्मीर के लोग और जम्मू के लोगों में बहुत फर्क है। कश्मीर के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं एज कंपेयर टू जम्मू और लद्दाख। और लद्दाख में तो चलिए अपनी वो कल्चर को लेके वो लोग बड़े अवेयर हैं, लेकिन पॉलिटिकली अवेयरनेस जो है कश्मीर के लोगों में बहुत है। और एजुकेशन का स्तर जो है वो कंपैरेटिवली बाकी डिस्ट्रिक्टों से बहुत हाई है। और बडगाम तो वैसे रिलीजियस सेंटीमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये वो इश्यूज हैं जो रूहुल्लाह साहब उठाते हैं, जो कश्मीरी लोग जानते हैं कि वो शायद उमर अब्दुल्ला के डोमेन में भी नहीं है। उमर अब्दुल्ला वैसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जैसा 2000 पहले हुआ करता जब स्टेटहुड होती थी। तो ये सब चीजें जो हैं, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर वो कंपेनिंग नहीं करते हैं और वो कहते हैं मैं इस पे लीगल एक्शन लूंगा जो मेरा नाम लेता है, मैं समझता हूँ वो भी गलत है। क्योंकि वो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिवार के एक बड़े इंपॉर्टेंट रुकन है, और उनको जो भी कुछ करना है वो अपनी पार्टी हाईकमान जो बिल्कुल उन पर ट्रस्ट करती रही है और आज भी कर रही है, क्योंकि उनके ऑनरेबल एमपी हैं, तो मुझे लगता है कोई ना कोई निटी ग्रिटीज वो तय करेंगे। लेकिन जहां तक अगर वो नहीं करते हैं, कोई बातचीत नहीं होती है, तो इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि इलेक्शन है, एक दंगल है, दंगल में कोई जीतता है कोई हारता है। शिया वोट शायद डिवाइड हो जाएंगे, अगर ये कंपेनिंग नहीं करेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, और सुन्नी वोट जो है
पूरे के पूरे मुझे लगता है एन ब्लॉक में आगा सईद महमूद को पड़ जाएंगे, जो पहले भी शुपैया से और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जीते हैं और एमओएस एजुकेशन भी रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो सब लोगों को मंजूर होंगे और वो कैंडिडेट जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन यह है कि अगर आपसी रंजिशें खत्म होके, क्योंकि कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है, अब पाने के दिन है और वो पाने के दिन जो है जमहूरी निजाम में जमहूरियत के तरीके से अगर आगे बढ़े तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, उनके लोगों को उसका फायदा होता है। ठीक है, तो इसका एक सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन वही रहेगा जो मैं इससे पहले भी आपसे पूछता रहा हूं कि क्या इस मर्तबा बीजेपी की एंट्री तय है? नंबर 2 कि क्या अगर बीजेपी की एंट्री होती है तो फिर बीजेपी का जो भूत दिखाती आ रही सियासी पार्टियां हैं, क्या उनकी साख पे असर पड़ेगा या उनके लिए फायदेमंद होगा? और क्या अवाम को इस चीज से सूचित होना चाहिए कि नहीं साहब कोई बात नहीं, पार्टी कोई भी हो, कम से कम अवाम के फायदे होनी चाहिए और ठीक है, वेलकम, आइए, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप या फिर इजारादारी नहीं चल रही है। मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन एक बड़ा सवाल जो छूट जाएगा, मैं चाहता हूं नूर इसका जवाब आप दीजिए। खास तौर पे बडगाम के असेंबली सीट पर बात हो रही थी, उसमें सुरेंद्र चौधरी ही ने कहा है कि हम लोगों के मसाइल पर बात करेंगे और लोगों के मसाइल कितने हल हुए हैं ये आप हमसे बेहतर बता सकते हैं। जी आमिर, अगर बात की जाए अभी तक की तो खासतौर पर जो बडगाम असेंबली सेगमेंट 27 है, इस पर जो ही उमर अब्दुल्ला ने रिजाइन किया और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये स्टेटमेंट आया, ये बाइट्स में कहा गया कि ये जो असेंबली सेगमेंट है जब तक बाइपोल्स होंगे तब तक इसके लिए हम केयर टेकर रखेंगे। वो नासिर असलम वानी यानी कि एडवाइजर टू सीएम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मसाइल है वो देखेगा, वो रिकॉर्ड करेगा, उनको रिड्रेस करेगा। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करेंगे, जो एक साल गुजरा है गवर्नमेंट का, खासतौर पर पूरे जम्मू कश्मीर की जब सिचुएशन हम देखते हैं, चाहे हम पहलगाम आतंकी हमले की बात करें, उसके बाद जो दो मुल्कों के बीच में तनाजा हुआ और उस साथ साथ में उसके बाद जो मौसमी सूरत हाल बिगड़ा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंतजामिया का शिफ्ट है वो टुवर्ड्स इन चीजों की तरफ गया। लेकिन उसके बाद जो लोगों के मसाइल थे वो जूं के तू रहे। खासतौर पर जिला बडगाम की ये मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूएंसी की जब हम बात करते हैं, कई एक ऐसे इलाके हैं जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए हमने यहाँ पर स्टोरीज कवर की कि लोगों के कितने मसाइल है, खासतौर पर रोड्स को लेकर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या हेल्थ सेक्टर को लेकर, वो जूं के तू मसाइल है। अभी भी वो वैसे के वैसे मसाइल है, हालांकि कुछ मसाइल जो है वो हल हुए। और मेन टाउन की जब बात करते हैं, यहाँ पर जो पीने के पानी का मसला है वो अभी वैसा का वैसा है, तो उस पर बातें की गई इंतजामिया की जानिब से। जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स आए, खासतौर पर हम सुरेंद्र चौधरी की बात करें, वो निफ्ट का दौरा जब उन्होंने किया या बडगाम का दौरा जब उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जो ये मसाइल है ये हम हल करेंगे। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करेंगे, अभी तक वो मसाइल जूं के तू है और उन्हीं मसाइल पे जो है लोगों के साथ जब हमने रिएक्शन बाइट्स लेने की कोशिश की, जो ही ईसीआई ने ऐलान कर दिया, तो लोगों ने खासतौर पर इन्हीं चीजों की वहां पर जिक्र की कि इन चीजों को अभी तक यहाँ पर हल नहीं किया गया है। 62 से लेकर अभी 2025 तक की बात करेंगे, अभी तक ये मसाइल जूं के तू है, तो उन मसाइल को लोग हल करना चाहते हैं, उन मसाइल का अजाला चाहते हैं। और वही बातें कहकर जो है लोगों ने कहा कि हम वोट आगे रखेंगे। लेकिन सुरेंद्र चौधरी की जब बात करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया था, एश्योरेंस दी थी कि मसाइल यहाँ पर फुलफिल किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर खास तौर पर बडगाम मेन टाउन में अभी भी कुछ ऐसे मसाइल है जो अभी भी हल नहीं हुए और लोग उन्हीं मसाइल को अब जो है हल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो इन तमाम तर चीज़ों से साफ है कि जो ये चुनाव है, जीत और हार किसी की भी हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। बने रहिए नूर हमारे साथ। मैं काज़मी साहब सेम सवाल दोहराना नहीं चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि इसका जवाब आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। देखिए सर, आपने बात की आमिर भाई के वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। देखिए इनकम्बेंसी, विद इन इनकम्बेंसी जब होती है तो कोई ना कोई उसका फायदा जरूर दूसरा कैंडिडेट लेता है, ये संभाविक एक बात है। लेकिन ये है कि टेकिंग केयर ऑफ द डेवलपमेंट, देखिए लोग समझदार हैं कि आज सरकार किसकी है। सरकार उमर लेट सरकार है, अभी 1 ही साल हुआ है, 4 साल बाकी है। अगर टचवुड वो हुकूमत चलती रही तो एक तो वो फैक्टर भी काउंट करता है। दूसरा ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना कैडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा डेडिकेटेड कैडर है, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो काम करते हैं। और मुझे लगता है कि वो अपना वोट वेस्ट नहीं करेंगे और वो वोट जो है जाया नहीं होगा। बीजेपी के लिए इतनी बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी उस फैमिली से बिलोंग करता है और वो उनको चुना गया है एज ए कैंडिडेट, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो जरूर वोट लेंगे क्योंकि आज बीजेपी की जो काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो हमने देखा कि कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट्स नहीं है या तहसील प्रेसिडेंट्स नहीं है, और वो अब एक्सेप्टेबल जमात जो है। हाँ, लेकिन एक चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, खास तौर पे हम देख पा रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी ने जो भी किया हो नहीं किया हो, अगर इस चीज को हम थोड़ी देर के लिए साइड लाइन में रखें, तो अगर वो जीत भी जाती है, वादी के अंदर एंट्री होती है बीजेपी की, तो क्या पॉलिटिकली ये गलत होगा? क्योंकि आमतौर पे बीजेपी का भूत दिखाते हुए पार्टियां आई हैं, रिवायती पार्टियां, और अगर जीत भी जाती हैं तो मुमकिन है और भला हो और बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत में मजबूती आए, लोगों के डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाए। तो मेरे ख्याल से ये जो बीजेपी का भूत दिखाते हुए लोग आए हैं या पार्टियां आई हैं, बेहतर है कि इस मरतबा बीजेपी ही जीत जाए। क्या लगता है, इस मरतबा कोई चांस बन पा रहा है वहां से? 100% कभी बीजेपी वहां से नहीं जीत सकती है। ना अभी बीजेपी का कोई ऐसा काम है जो ऑन ग्राउंड दिख रहा है, ना कोई बड़े जबरदस्त क्रेडिबल लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। कश्मीर वैली की बात करता हूं, जिसने एनसी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी, पीडीपी छोड़ दी, इंडिपेंडेंट हार गया, वो बीजेपी में चला गया। तो ये नहीं, असल में माफी चाहता हूं, बीच में आपको रोक रहा हूं। मैं इस वजह से सवाल पूछ रहा हूं कि बीजेपी सिर्फ जम्मू में ही क्यों रहे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी सिर्फ वादी में ही क्यों रहे? अगर ये बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि दोनों तरफ अदला बदली हो सकती है और दोनों तरफ के लोग इस बेस पे न दें कि यहां मुस्लिम है और यहां हिंदू है। ये कवायद जो है भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही शुरू की हुई है, और वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका ये, लेकिन जब दिल की बात आती है तो वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे बिलीव करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, पूरा भारत कहता है, और अब तो पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है कहनी। इसमें ये कहना, जब ये पोलराइज आपने शुरू किया, पोलराइजेशन, तभी तो पिछले इलेक्शन में आपको जम्मू प्रोविंस से 29 सीटें मिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वन गो पे वहां से इतनी सीटें मिली। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने खुद की हुई है, और आप माने या ना माने, आज पार्लियामेंट का हाल देख लीजिए आप। पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम इनके कितनों को टिकट दी, कितनों की यहाँ 18 कॉर्पोरेशन बेकार बैठी हुई है, किस मुसलमान को नॉमिनेट किया इन्होंने? आप बताइए, यहाँ किस मुसलमान को जम्मू प्रोविंस में कैंडिडेट इन्होंने बनाया जो जायज था, जिस किसी और को? पार्लियामेंट में कितने लोग हैं, इनके मंत्री महोदय कितने? एक मंत्री नहीं है पूरे भारत 140 करोड़ की आबादी में, जिसमें से 28 करोड़ या 27 करोड़ मुसलमान हैं। तो ये जो ट्रेंड है, ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद शुरू किया हुआ है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है हिंदू राष्ट्र का इनको मिलता रहा है, अभी भी मिल रहा है। लेकिन ये फार सस्टेन करेगा ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते की तरह खिलता रहेगा। बाकी कम्युनिटीज को भी देख लीजिए आप, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को देखिए, जैन कम्युनिटी को देखिए, तो ये उस चीजों पे बिलीव नहीं करते। ये शुरुआत ये खुद करते हैं, ये ट्रेंड सेटर हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इनको फॉलो करती हैं। तो मैं समझता हूं कैंडिडेट खड़ा करने से आपकी नीयत तो सोच क्लियर नहीं होती है। जहां अच्छी चीजें हुई हैं उसको अच्छे लोग सराहते हैं, अमन आया, नॉर्मल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हुआ, बड़ा कड़ा जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां जहां गलत चीजें हुई हैं, एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपको बता दूं, वो 7-8 साल से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज बंद है, अपने लोग अपने लोगों को सर्व नहीं कर रहे थे। अब उम्मीद जो यहाँ दिखी, जो जिन लोगों ने आपको पार्टिसिपेट करके बताया, 70% पोलिंग करके बताया, वो यही चाहते थे कि यहाँ जमहूरियत जो है अच्छी तरह फ्लोरिश हो, अपने लोग जो हैं वो अच्छी तरह एमएलए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करें। लेकिन ड्यू टू यूनियन टेरिटरी और सर्टेन कंस्ट्रेंट्स वो भी चीजें अब अच्छी तरह पूरी नहीं हो सकती। एक माइलस्टोन थोड़े दिन पहले जो हमने सुना है वो ये है कि दरबार मूव, एटलीस्ट जम्मू और कश्मीर में जो डोगरा वर्सेस कश्मीरी किया हुआ था वो थोड़ा सा हट गया, और ये वो दोबारा आदान प्रदान जो कल्चर को लेके, जबान को लेके, तिजारत को लेके, थोड़ी सी इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स जो जम्मू के बिल्कुल खसारे में जा रहे थे, वो थोड़े से ठीक होते हुए लग रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार के जरिए गिनवाया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो चीजें हम नहीं कह सकते कि सरकार ने ओवरऑल अपनी जिम्मेदारी जो 1 साल के अंदर पूरी की जा सकती थी, बजाय बहुत सारी रुकावटें हों, लेकिन वो नहीं हो पाया। खैर, नूर, बहुत शुक्रिया आपका। अमित राणा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्तकबाल कर लेंगे। राणा सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक बड़ा सवाल इस वक्त नगरोटा और बडगाम में खास तौर पे, क्योंकि सभी पार्टियों ने आगा फैमिली के उम्मीदवार को टिकट दिया है और वो मैदान में है। इस मरतबा जो हम देख पा रहे हैं, दोनों जगह 33 उम्मीदवार हैं। क्या वजूहात है कि बाई इलेक्शन में 33 उम्मीदवार? और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ सबको मालूम है कि किस तरफ पलड़ा झुका हुआ है, या फिर एंड टाइम पे चीजें किस तरीके से बदल सकती है। क्या कुछ लग रहा है आपको दोनों सीट? देखिए, मैं कहूंगा 33 उम्मीदवार दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से
मेरे लिए तो एक वेलकम साइन है कि कम खासकर जम्मू कश्मीर के लोग और कश्मीर के लोग खासकर एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। हार और जीत सेकेंडरी है, मगर अगर आप वो चेंज देखना चाहते हैं, सो यू हैव टू बी द चेंज यू वांट टू सी, और उसको लेकर अगर लोग प्रयास कर रहे हैं तो वेलकम है। इसके अलावा देखिए कैंडिडेट्स एडिशनल, सबको पता है कि काफी पॉलिटिकल पार्टीज की बैकिंग होती है, वोट डिवीजन को लेकर इंडिपेंडेंस काफी उतारे भी जाते हैं ताकि वोट्स डिवाइड हो सकें, ताकि पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। और ये इसमें काफी कैंडिडेट्स बड़गाम में भी और नगरोटा में ऐसे हैं जो इसलिए उतारे गए हैं ताकि वो दूसरे कैंडिडेट्स को डैमेज कर सके। तो पॉजिटिव भी है, नॉर्मल स्ट्रेटेजी भी है। इंटरेस्टिंग बड़गाम है कि आगा परिवार से 3 कैंडिडेट्स हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एडवांटेज है, मगर जिस हिसाब से राहुला ने अभी बयान दिया है कि वो कैंडिडेट के लिए, अपनी पार्टी कैंडिडेट के लिए कैंपेन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चिंता की बात है। मगर साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी भी रही है कि आगा राहुला को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जाए, कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाए। तो मुझे लगता है इसलिए जो उनका चॉइस ऑफ कैंडिडेट था वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया था कि आगा राहुला ने जो पिछले कुछ महीनों से जिस हिसाब से एंटी पार्टी स्टैंड, एंटी उमर स्टैंड, एंटी उमर बयान, एंटी पार्टी बयान चल रहा था, वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को डैमेज कर रहा था। तो एक ऐसा कैंडिडेट लाया जाए जो उनको न्यूट्रलाइज कर सके, उनके इन्फ्लुएंस को। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको ऐड ऑन करके पूछना चाहता हूँ अभी, रैना साहब, जो चीजें हम देख पा रहे हैं, देखिए ठीक है, आगा राहुला साहब एक फर्द हैं, एमपी हैं, पार्टी के एक रुकन हैं, लेकिन एक बड़ी पार्टी को, जो जाहिरी तौर पे हम सभी को दिख रहा है कि एक बड़ी पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नजरअंदाज कर दिया। आम जुबान में समझें तो या तो ये एरोगेंसी हो सकती है, या अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस, या फिर अपने काम पे इतना ज्यादा भरोसा, वगैरह वगैरह। क्या ये सारी चीजें कुछ और हैं जो हमें देखनी चाहिए, या कुछ और एंगल से भी समझना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस को राज्यसभा के वाले मामले में भी उनको पीछे हटना पड़ा, साफ तौर पर करा साहब ने बयान भी दिया बाहर आकर के, और इस मरतबा बाई इलेक्शन में भी उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, और दूसरी तरफ हम जो उनकी मजबूत लीडरशिप है उनको भी नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो डिप्टी सीएम खुद ही कह रहे हैं कि कौन आगा, मैं तो जानता ही नहीं हूं। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? देखिए, 2 चीजें, एक तो कांग्रेस का बाईपोल में नजरअंदाज करना कोई भी करता, क्योंकि अगर आप पिछले साल के असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट देखें तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस बिल्कुल ना के बराबर थी। जो 4 सीटें उन्होंने जीती वो भी कटसी नेशनल कॉन्फ्रेंस था, उनके अपने भरोसे पे कुछ नहीं था। जहां से कांग्रेस की एक्सपेक्टेड उम्मीद थी जो ऐड करती कोलिशन को, वो जम्मू से थी, और जम्मू से उन्होंने खाता भी नहीं खोला। तो जो भी हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस की कटसी हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूरत है अपनी ज्यादा दरियादली दिखाने की समय। दूसरा, आगा राहुला को लेकर हालांकि अभी कुछ समय पहले बयान आया डिप्टी सीएम का कि मैंने उनके बारे में नहीं कहा था, मैंने तो बीजेपी कैंडिडेट के बारे में कहा था। मगर आगा राहुला को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में नाराजगी है, ये सच है। पार्टी स्पोक्स पर्सन उनको इग्नोर, मतलब इन सेंस कि उनके बयानों को बोल दिया गया है कि आगा राहुला पे फोकस ना किया जाए, उन पे कोई सवाल पूछा है तो उसको ना जवाब दिया जाए। आगा राहुला अपनी ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वो जो सेपरेटिस्ट वैक्यूम जो है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सेपरेटिस्ट वाली, वो कहीं ना कहीं उस वैक्यूम में अपने आप को देख रहे हैं, उसमें फिल करना चाहते हैं। ज्यादा देर चलेगा नहीं, गिवन द चेंजिंग सिचुएशन इन कश्मीर, और खासकर जिस सेक्ट से वो आते हैं वो उतनी प्रो सेपरेटिस्ट को प्रो पाकिस्तान नहीं रही है। तो आगा राहुला अपने जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसका इन्फ्लुएंस करके अपने सेक्ट में, और उसके अलावा मुझे लगता है जो सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करना चाहते हैं। मगर जिस हिसाब से अब जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स और जिस हिसाब से अब सेंटर का एटीट्यूड रहा है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और सेपरेटिज्म को लेकर, आगा राहुला ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे स्टैंड पे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अब उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी प्रयास करने शुरू कर दिए। अब देखना है कि कौन किसको ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। मगर अभी जो बड़गाम के इलेक्शन है उसमें एक चीज तो क्लियर है कि एडवांटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो अब दोनों सीटों पे एक समीक्षा के तौर पे हम जरूर आपकी तरफ आते हैं। सुहेल काज़मी साहब, एक बड़ा सवाल जो पीडीपी और एनसी के हवाले से है, क्योंकि अगर मैं नगरोटा को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पार्टियां बडगाम सीट पे एक 17,500 कुछ वोट लाती है पीडीपी, और 36,010 वोट के करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस लाती है। सवाल यह है कि अगर 2011 के सेंसस को हम देखते हैं तो करीब थोड़ी सी आबादी या 2025 तक बढ़ी होगी, करीब 7 लाख से ऊपर। ये
ये अलग अलग जगह की बात हो रही है, लेकिन अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम बात करें तो उसमें वो आबादी उतनी नहीं रहती है। सवाल सिर्फ इतना है कि पीडीपी ने जो नंबर हासिल किया था 15,000 16,000 थोड़ा सा कम था। इस मर्तबा आम आदमी पार्टी है, जेकेपीसी है, जेकेएपी है, बीजेपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा बडगाम में। सवाल यह कि इस मर्तबा पीडीपी क्या ओवरकम कर सकती है, या पिछली गलतियां जो गलती बताई जाती है पीडीपी की, इसकी वजह से लोगों ने सजा दी है, क्या वाकई अगर वो चीज है तो लोग नजरअंदाज करके पीडीपी को सामने ला सकते हैं? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी निकल पा रही है? नजर में नहीं आता है, क्योंकि ना तो फिजा अभी कोई ऐसी है पीडीपी की। मैंने आपसे कहा कि जब सरकार अभी ज्यादा देर हुई नहीं है, 1 साल हुआ इलेक्शन को, और 1 साल पहले लोगों ने जो अपना वोट है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में उमर अब्दुल्ला साहब को डाला था, और सोच समझ के डाला था। मैंने कहा पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं कश्मीर के। दूसरा यह है कि 1 साल बाद इलेक्शन हो रही है और सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और उनके जो एमपी है वहां से वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। उनकी बातचीत होती है, किन मुद्दों पर नहीं होती है वो सेकेंडरी इशू है। लेकिन अभी कोई पीडीपी का उतना कोई रोल दिखता नहीं है कि लोग जो इंक्लाइन हो जाए एकदम पीडीपी को। और बिल्कुल रैना साहब ने ठीक कहा कि माहौल जो है बिल्कुल फिजा बदली हुई है। वो डेवलपमेंट की फिजा है, प्रॉस्पेरिटी की फिजा है, वो रेडिकलाइज करने वाली फिजा नहीं है, या उन चीजों पे गुमराह होने वाले वोटर नहीं है। क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी आगे बढ़ने की बात करती है, हर लीडर डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी और पानी और बिजली की बात कर रहे हैं। आगे महमूद साहब भी पानी और बिजली की बात कर रहे हैं, वहां से जो रास्ते कट रहे हैं, जो रिंग रोड बन रही है बडगाम में उसकी बात कर रहे हैं, लोगों की जमीन जो बीच में आ रही है उसकी कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी जीतेगा वो बड़े मार्जिन से नहीं जीतेगा, जिस जो आंकड़े आप बता रहे हैं। लेकिन जो फाइट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हो सकती है। अब बीजेपी का कैंडिडेट है, लेकिन वोट डिवाइड बहुत हो जाएगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट आप बता रहे हैं ये सब कुछ ना कुछ अपना अपना वोट लेंगे। वो जो जीतेगा वो भी उतने मार्जिन से नहीं जीतेगा जितने लास्ट ईयर के मार्जिन से जीता था। लेकिन ये है कि अपर हैंड अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट का दिख रहा है। ठीक है, अगर राणा साहब इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ख़ासतौर पे दिव्यानी राणा को, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि दिव्यानी राणा अपने वालिद देवेंद्र सिंह राणा के देहांत के बाद भी लगातार वो मैदान में रही हैं, लोगों से मिलती रही हैं। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पैंथर्स पार्टी या फिर आपकी जेकेएपी या फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ये चाहें कि वो ओवरकम कर जाएं, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अगर ये सोच ले कि हम जो मुस्लिम बहुल वोट हैं वो हम ले लें उधर से नगरोटा से एटलीस्ट, तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि दिव्यानी राणा की पकड़ मुस्लिम पक्ष में भी बहुत ज्यादा है। वो वहां भी बहुत खूबसूरत से रही हैं और उनके वालिद साहब की एक गहरी मतलब लोगों के साथ जुड़ाव रहा है। तो क्या हम ये समझें कि एक तरफा है मुकाबला नगरोटा की अगर सिर्फ बात करें तो? देखिए, दिव्यानी राणा अगर इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ती तो भी जीत जाती, क्योंकि उनके फादर की जो रिस्पेक्ट है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बहुत ज्यादा है। और काफी लोग उनको मानते थे, काफी लोगों के मन में उनके लिए इज्जत है, और वो एक जेन्युइनली एक बड़े रेयर पॉलिटिशियन थे जो लोगों के लिए काम करते थे। पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट थे, बदकिस्मती से हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका जो अपना पॉलिटिकल रसूख है फैमिली का वो काफी स्ट्रांग है। और मिस राणा भी अपने पिताजी की तरह एक्टिवली लोगों के साथ इन्वॉल्व है। जो एक बॉन्डिंग चाहिए होती है लोगों के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो करती हैं, और वो अपने पिताजी की कहीं ना कहीं उनकी झलक उनके पिताजी की झलक उनमें दिखती है। तो नगरोटा में अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़ती तो भी इलेक्शन जीत जाती। अब बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के टिकट पे हैं, तो वो अच्छे नंबर से इलेक्शन जीतेंगे। अगर आप पिछला असेंबली इलेक्शन भी देखेंगे तो देवेंद्र देवेंद्र जी ने तकरीबन 70% वोट शेयर लिया था। तो सिग्निफिकेंट वोट शेयर था, सबसे लार्जेस्ट वोट शेयर था उनके पास उस असेंबली इलेक्शन में। तो वो रिफ्लेक्ट अभी भी करेगा उनकी बेटी के कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि वो काम करते हैं और लोगों से एक बड़ा ही अच्छा कनेक्ट है उनका। ठीक है काज़मी साहब, अगर मैं इस चीज़ को दूसरे अंदाज में आपसे समझने की कोशिश करूँ, अभी हम जो देख पा रहे हैं इलेक्शन दोनों तरफ, बडगाम नगरोटा वटेवर जो भी जीते, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये इलेक्शन जैसे बाई इलेक्शन है, क्या हम इसे सिर्फ बाई इलेक्शन के तौर पे देखें या फिर आने वाले चुनाव की एक झलक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बदली हैं? देखिए सर, चुनाव तो चुनाव है,
और चुनाव को चुनाव की नजर से देखा जाना चाहिए, क्योंकि चाहे वो 10,000 वोटर्स का है या 1 लाख का है या 2 लाख वोटर्स का है, जंग है, और जो जंग है उसकी तैयारी जो है हर कैंडिडेट जब उतरता है तो करके उतरता है। और वो बिल्कुल ठीक कहा कि रविंदर राणा की बेटी जो है उसमें वो रिफ्लेक्शंस हैं, लड़ रही है इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन इनकम्बेंसी फैक्टर वहां भी है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं जो देवयानी राणा को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वोटरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल जी वहां से खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज के एक्टिविस्ट रहे हैं। तो मुश्किलातें बढ़ जाती हैं, होती हैं, लेकिन इलेक्शंस को एक जंग की तरह लड़ा जाता है और हर उम्मीदवार अपनी मेहनत करता है, लगन करता है। पार्टीज का जनाधार जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देवयानी राणा बहुत मेहनत कर रही है, पार्टी का कैडर बहुत अच्छा है, लेकिन इलेक्शंस हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, कोई एग्जिट पोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपर हैंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट का है, क्योंकि सिंपैथी भी है राणा साहब के साथ और बाकी चीजें भी हैं। लेकिन लेट्स होप कि कौन जीत के आता है और किस तरह का समीकरण वहां बनता है, और अभी 2-4 दिन है देखते हैं। लेकिन यह कि अपर हैंड जो है वो देवयानी राणा जी का दिख रहा है। ठीक है अमित रैना सर, जो दो चीज़ जो मैं खास तौर पे आपसे समझना चाहता हूं, क्या हम यहाँ पे कश्मीर और जम्मू जो वर्सेस चलते रहते हैं पॉलिटिकली, क्या उसमें बदलाव होता हुआ हम देख पाएंगे ऑनेस्टली? क्योंकि अगर ये नहीं होती है तो आने वाले दिनों में सियासी जो सूरत हाल है वो ऐसे ही रहेगी, फिर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा वादी के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी, फिर ये वर्सेस अवाम के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि कभी इन चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा, कभी यहाँ से पार्टी निकल करके वहाँ और वहाँ की पार्टी यहाँ, ये सब चीज़ें हम देख पाएंगे? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर वैली में एनरोड करना और इलेक्शन जीतना थोड़ा मुश्किल है, समझ। और नेशनल लेवल पे एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट पर एक्शन पे चलती है, जिसमें लार्जली हिंदुत्व की बात होती है। राइट। इसमें अगर कोई पार्टी जेन्युइनली डिफरेंस ला सकती है तो वह है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरे पर्सनल विचार में एक ही जम्मू कश्मीर की एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसे आप पैन जेएंडके पार्टी कह सकते हैं या पैन जेएंडके लद्दाख पार्टी कह सकते हैं, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और अगर आप असेंबली के इलेक्शन भी देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें जम्मू प्रोविंसेस में भी हैं और पहले भी रही हैं और सिग्निफिकेंट इनरोड है। दूसरा एडवांटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ये है कि क्योंकि वो एक स्टेट लिमिटेड स्टेट पार्टी है, एक रीजनल पार्टी, एक यूनियन टेरिटरी बेस्ड पार्टी है, उनके पास मैन्युअलिटी के जो पोजिशनिंग लेनी है वो ज्यादा अच्छी तरह से ले सकते हैं। उनके पास एक बैगेज नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स का जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ले लेती है, वो उनके लिए रेस्ट ऑफ द इंडिया में डैमेज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ाती है। और कश्मीर में सॉफ्ट कॉर्नर लेना कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे सेपरेटिस्ट के साथ सॉफ्ट कॉर्नर लेना, इंडियन राशिद को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, ये जमात इस्लामी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, कहीं ना कहीं उन पर बैकफायर कर गया है। तो वो रियलाइज कर गए हैं कि हमको जम्मू में भी हिट करता है, क्योंकि पोलराइजेशन वो कर चुके हैं। जो हम सपोर्ट करते हैं, अगर जो हम इनडायरेक्टली भी सपोर्ट करते हैं, देखिए लोगों को पता तो चल ही जाता है, आप डायरेक्टली सपोर्ट ना कर रहे हो, इनडायरेक्टली तो पता चल ही जाता है, वो जम्मू भी हिट करता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में भारतीय जनता पार्टी लार्जली जम्मू प्रोविंस बेस्ड रहेगी। एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो पैन जेएंडके पार्टी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पीडीपी के साथ भी यही समस्या है। पीडीपी जो भाषा बोलती है वो बहुत ही लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील करती है और वो ठीक है। तो अगर काज़मी सर मैं इस चीज़ को भी बेस बना करके आगे लेकर के चलूं, कांग्रेस में देख पा रहा हूं कि जैसे मुझे ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए लेकिन मेरे पास शायद दूसरा शब्द नहीं है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला, या फिर हमारे रिश्तों के बीच में एक रिश्ता बहुत बदनाम है फूफा वाला, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती, हालांकि वो बहुत अहमियत रखता है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ या उनकी हिमायत में नहीं बोल रहा हूँ, इस वजह से मैंने पहले माफ़ी मांगी। कांग्रेस का बहुत ज़्यादा हमने महत्व नहीं देखा है। पुरानी रिवायत को अगर हम थोड़ी देर के लिए अलग साइड लाइन में करें तो वो हुकूमत में आते हैं, कई सारे उनके एमएलए हैं, वो जीत के आते हैं हुकूमत में, उनको कोई साझेदारी नहीं मिलती। उसके बाद की तमाम तर चीज़ों में हम देखते हैं कि ठीक है कांग्रेस दूर दूर से, आप दूर के रिश्तेदार हैं हमारे, वैसे ही रही है, उससे ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत नहीं। क्या हम आने वाले टाइम में कांग्रेस का कुछ उज्ज्वल भविष्य देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो, और इन दोनों इलेक्शन की बात करें तो?
देखिए, यहाँ तो इलेक्शन हो चुकी, अब यहाँ तो जो सीटें मिलनी थी कांग्रेस को मिल चुकी हैं। भारत का समीकरण बदल रहा है। बिहार के इलेक्शन के बाद भारत में जो रिजल्ट आएगा बिहार का, वो बिल्कुल फिक्स करेगा कि अब कौन अरूज पे जाएगा और कौन किसका डाउनफॉल होगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस उसके बाद गेनर रहेगी। रेस्ट ऑफ इंडिया में जितनी भी इलेक्शन हैं, चाहे यूपी की हैं, बाहर की स्टेटों की है, ये बिहार का इलेक्शन जो है वो आपको सारी चीजें सामने लाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो अभी 4 साल ये हुकूमत चल रही है, तो यहाँ तो कभी कांग्रेस का कोई वजूद उस तरह से मजबूत होता हुआ और उस तरह की कड़ी मेहनत करता हुआ भी दिख नहीं रहा है। क्योंकि स्टेटहुड की डिमांड को लेके वो अकेले ही भूख हड़ताल पे बैठ के वो अकेले ही दिल्ली चले गए, और तब तो उन्होंने कोलिशन पार्टनर्स को कॉन्फ्रेंस पे लिया नहीं, ना उनसे बातचीत की, ना उनको लेते तो ये कवायद चलती। वो इसी का क्रेडिट खुद ही लेना चाहते थे, क्योंकि अमित शाह साहब ने कह दिया कि स्टेटहुड एप्रोप्रिएट टाइम पे आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, वो ये सोच रहे थे कि एप्रोप्रिएट टाइम किसी वक्त भी आ जाएगा तो उसका क्रेडिट जो है वो हम ले जाएंगे, कांग्रेस वाले ले जाएंगे। तो वैसा कहीं दिख नहीं रहा है। और अभी जो मौजूदा स्थिति में जो वोट शेयरिंग हुई है राज्यसभा की, या जो उनका बिहेवियर भी रहा है कांग्रेस के एनसी के साथ, या नगरोटा सीट जैसे उमर साहब ने कहा भी लड़ो इलेक्शन, तो वो छोड़ गए। तो वो समझते हैं कुछ चीजों के कि अभी ग्राउंड पे उनकी एग्जिस्टेंस इतनी है नहीं है, जिससे फजूल में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब इलेक्शंस होंगी तब देखेंगे। तो मुझे लगता है अभी वो बैकफुट पे हैं और वो पार्टी कैडर का काम करें तो वो ज्यादा बेटर है। जब इलेक्शंस होंगी तब देखेंगे। ये जो इलेक्शंस हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज की भी और राज्यसभा की भी, ये स्ट्रेट कंटेस्ट जो है एनसी और बीजेपी का है, और जिसको भी फायदा होगा इन दोनों पार्टीज में से होगा। और जिस तरह का भी होगा, जो भी आगे पॉलिटिकल माइलेज जिसको मिलेगी वो इन्हीं 2 पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगी, जो अभी हमें दिख रहा है। और जो सिस्टमैटिकल नंबर्स के आधार पे जो हम काउंट कर रहे हैं वो यही। ठीक है, मिराज मलिक का जो जुबानियां या बयानियां कह लीजिए राना सर, वो आपको बेहतर तरीके से हमसे मालूम है। लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स रही है उसमें हमने फैन बेस पॉलिटिक्स भी देखी है, लोगों की चाहत बहुत ज्यादा रही है। अभी आम आदमी पार्टी ने इसी चीज को पकड़ा, उन्होंने कहा कि जेल का बदला वोट से दीजिए, और नारा भी दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या मिराज मलिक जैसे लीडर, उनकी बातें, उनके स्टेटमेंट क्या जम्मू कश्मीर की सियासत को प्रभावित करते हैं, और इस चीज को बेस बना करके किसी भी पार्टी का भविष्य उज्जवल हो सकता है? देखिए, एक तो पहले कांग्रेस का जो सवाल था, मेरे थोड़ा सा ताजमी साहब से राय डिफरेंट है। कांग्रेस में समस्या ये है कि कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, और वो जम्मू कश्मीर में नहीं, मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया में काफी स्टेट्स में नहीं है। कुछ लिमिटेड स्टेट्स को छोड़कर कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और एक इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। नारों पे इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं, और ऐसी भी कोई वेव नहीं है, ऐसे भी कोई लोग नाराज नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी ठीक है, अपनी जगह एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, बट एंगर नहीं है करंट डिस्पेंसेशन के अगेंस्ट। और आपके पास वेव नहीं है और आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो अगर लोग आपको इलेक्शन जिताना भी चाहें तो जिताएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता आपका संगठन नहीं है। और यही समस्या जम्मू कश्मीर में भी है, और ये समस्या जूझती रहेगी। नहीं तो क्योंकि एक जो सेकुलर पार्टी, जैसे हम डिस्पेंसेशन कहते हैं कि एक सेकुलर पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप कह सकते थे, मगर क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो जो वैक्यूम दोनों रीजन्स में जो गैप, एक पैन जेएंडके पार्टी हो सकती थी, वो कांग्रेस हो सकती थी, मगर बिकॉज वो जीरो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर बैठी है, तो वो कुछ नहीं कर सकती। बात आती है आम आदमी पार्टी के और महराज मलिक की। देखिए, महराज मलिक के साथ जो हुआ, मैं तो उसकी निंदा करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है एक पर्सनल वेंडेटा है और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, वो होना नहीं चाहिए। बट वो एक वन ऑफ केस है। वो महराज मलिक के अपना करिश्मा बोल दीजिए, अपना न्यूसेंस वैल्यू बोल दीजिए, आप उसको जैसे भी डिफाइन करना चाहें, वो एक हाई विजिबिलिटी बोल दीजिए, वो लिमिटेड टू एक अपने पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, और उनकी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स रेस्ट ऑफ जेएंडके में नहीं चलती है। वो एक विजिबल वोकल फेस है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और वो किसी भी पार्टी से होते तो वो जीत जाते। मुझे नहीं लगता कि उसमें आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है उसका कोई एडवांटेज उनको मिला। वो उनका बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खासतौर पे आम आदमी पार्टी से अलग हैं। एक चीज और हमें जरूर बताइएगा राणा साहब कि क्या जो पॉलिटिक्स अभी चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें एक चीज हम देख रहे हैं, इख्तलाफात, खासतौर पे एक दूसरे से खींचतान, कुछ चीजें ऐसी,
क्या ये हमेशा से जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में आपसी, क्योंकि हर पार्टी के अंदर 2-3 फाट तो जरूर नजर आ रहे हैं, इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी 2-3 फाट है, कांग्रेस के अंदर भी सेम है अंदरूनी बात, वो सारी चीजें हम देख पा रहे हैं, बीजेपी के अंदर भी इस तरह के इख्तलाफात उठते हैं, लेकिन उनकी जो अपर हैंड है जिसे बहुत स्ट्रांग हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि चीजें आती है खत्म हो जाती है। लद्दाख में भी वैसे हमने देखा था, जम्मू में भी सेम हमने देखा था, इससे पहले की लोकसभा में भी और बहुत सारे इलेक्शंस में भी। तो क्या ये इख्तलाफात पार्टी के लिए या फिर वक्ती तौर पे इलेक्शन के लिए जरूरी होता है, या आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये चीजें पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होती है? नहीं, बिल्कुल पार्टी के लिए नुकसानदेह होती है। इंटरनल डिसेंट जो है कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान देता है। भारतीय जनता पार्टी एक लार्ज नेशनल पार्टी है, स्ट्रॉन्ग कमांड है, सेंट्रलाइज कमांड है, वो कॉल लेने को तैयार है और वो एक्शन ले लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली बडगाम का जो अभी बाईपोल है ये एक प्रेस्टीज इशू भी है, क्योंकि सिटिंग सीएम ने सीट छोड़ी है। एक रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि लोगों का क्या, हाउ आर पीपल रेटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट। हालांकि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कुछ ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स है नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, बट ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब लार्जली सेंट्रलाइज पार्टी एक परिवार ही चलाता है, मगर जिस हिसाब से अभी सरकार चल रही है उसको लेकर डिसेंट विद इन पार्टी है, विजिबल नहीं है, वोकल नहीं है। आगा राहुल एक एक्सेप्शन है, और मुझे लगता है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट जीत जाती है तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आगा राहुल के साथ एक स्ट्रिक्टर कदम लेगी और उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। अभी एक लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी पे उनका इन्फ्लुएंस और वो नाराज नहीं करना चाहते हैं, और वो आगा राहुल को वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है वो कॉन्स्टिट्यूंसी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। जो लाइन आगा राहुल लेते हैं तो वो उसको एंटेगनाइज भी नहीं करना चाहते, तो वो जगलिंग करनी पड़ेगी उनको। मगर अगर बडगाम बाय इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाता है तो आगा राहुल के पंख जरूर काटे जाएंगे, ये तो श्योर। ठीक है, यानी कि आने वाले टाइम पे दोनों चीजें पॉसिबल है। खैर काज़मी साहब, एक चीज हमें जरूर बताइए, ये सवाल आमतौर पे जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है और ना ही उनको किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करने के लिए है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, सोच है, वो उनके अंदर जो अवेयरनेस है वो किस हद तक आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों से पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है और उसमें उसका जो माहौल है उसको बनाने में बीजेपी लेड सरकारों का बहुत बड़ा रोल रहा है। देखिए, एक नरेशन बदली है जम्मू कश्मीर में, और लोगों को बुलेट से बैलेट तक लाने में जो पॉलिसीज मरकज की रही है वो साजगार तौर पे जमीन पे दिखी हैं, तभी लोगों का मनोबल जो है वो बड़ा है, वो अपनी जमहूरियत को मजबूत करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी उसका गेन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, ये वही कश्मीर है, बदलता हुआ कश्मीर, जहां कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ करते थे कभी कभी, और जो खड़े होते थे वो 2-4% पोलिंग होके इलेक्शन जीत जाते थे, और कहीं कहीं तो अपने घर का ही वोट डाल के वो जीत जाते थे। तो आज 70% पोलिंग और 30-30, 31-31 कैंडिडेट्स अपने आप में दर्शाता है कि वाकई ही जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पॉलिटिकली बड़े अवेकंड हो गए अपने खित्ते को लेके, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, और जम्मू कश्मीर के आगे रखते हुए रख रखाव को बढ़ाने में। तो ये अच्छी चीजें हैं जिसकी तरफ हम पहले भी बोल चुके हैं, और ये दर्शाता है, ये करारा जवाब है पाकिस्तान को, उन फ्रिंज एलिमेंट्स को जो जम्मू कश्मीर पे हमेशा ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं और एक कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेट करके या सीज फायर वायलेशंस को करके जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिनसे कि उनकी प्रेजेंस दिखती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो है सभ्य तरीके से अपनी जमहूरियत को मजबूत करने में मरकज के साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने को तैयार है। मुझे लगता है कि मरकज को भी और जम्मू कश्मीर में ये अमन का जो कारवां है ये आगे तक बढ़े, उसके लिए और इनिशिएटिव्स लेने की मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने सर। और ये जो अमन जीते और हारे, कोई भी जीते कोई भी हारे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना है कि जमहूरियत की कदरें मजबूत हो रही हैं और ये अमन का जो कारवां है और भी ज्यादा बेहतर तरीके से आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। शुक्रिया जनाब काज़मी साहब हमारे साथ बेहतरीन बातचीत के लिए। अमित राणा सर, बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, वक्त आज हमें नहीं मिल पाया ज्यादा आपसे बात करने के, लेकिन खैर